अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूँ उस्मा अख्तर खान जी और आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान फेस्ट टीवी नेटवर्क पर। आज हम बात करेंगे कुछ हकूक़ और फ़राइज़ पर। हकूक़ और फ़राइज़ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। मसला ये है कि हम लोगों को अपने हकूक़ तो बहुत अच्छी तरह याद रहते हैं, लेकिन अक्सर हम अपने फ़राइज़ भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है। हमें अपनी डिमांड्स, अपनी ड्यूटीज़ याद नहीं रहती, लेकिन अपनी डिमांड्स जो हैं वो बिल्कुल याद रहती हैं। अपने हकूक़ ज़रूर याद रहते हैं कि उसने मेरा ये काम नहीं किया, उसने मेरा ये हक़ अदा नहीं किया। लेकिन क्या हम अपने आप से कभी पूछते हैं कि हमारे जो फ़राइज़ हैं, जो ड्यूटीज़ हमें परफॉर्म करनी है, क्या वो हम लोग सही तरह से कर रहे हैं, या सिर्फ हमें यही एतराज़ रहता है कि लोगों ने हमारी जो उनके फ़राइज़ थे वो उन्होंने पूरे नहीं किए, जो उन्होंने हमारे लिए करना था वो नहीं किया, हमने किसी के लिए क्या करना था ये हमें याद नहीं रहता। इस बात में हम बात करेंगे रियाज साहब से। रियाज साहब यहाँ पे मौजूद हैं और हमें बड़े डिटेल में वो बताएंगे और एग्जाम्पल के साथ, लाइव एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे कि इन दिनों चीज़ों में बैलेंस कैसे होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी रियाज साहब, हकूक़ और फ़राइज़ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन है नहीं हमारी ज़िंदगी में। बिल्कुल भी नहीं है, और हम इस मामले में बड़े खुद गर्ज वाक़े हुए हैं कि हमें अपने हकूक़ तो याद रहते हैं। कोई भी तबका उठाकर देख लीजिए आप, बिल्कुल। सहाफ़ियों को देख लीजिए, सहाफ़ियों के हकूक़, वकला के हकूक़, डॉक्टर्स के हकूक़, मज़दूरों के हकूक़, किसानों के हकूक़। अरे भाई, कोई ये तो बताए कि आपके फ़राइज़ भी तो होते हैं। एक सहाफ़ी के भी कुछ फ़राइज़ हैं। देखिए सॉरी, ये ऐसे ही है जैसे कि मैं किसी जगह पे नौकरी करता हूँ जी। और मेरी एक तनख्वाह मुकर्रर होती है, वो मेरा हक़ है। मालिक का फ़र्ज़ है कि मेरा हक़ अदा करे, लेकिन वो हक़ मेरा तभी बनेगा, तभी मैं उस हक़ की डिमांड कर सकूँगा जब मैं अपना फ़र्ज़ भी पूरा कर रहा हूँ। अगर मैं नौकरी सही तरह से नहीं कर रहा हूँ, जैसे मालिकान से हमारा तय हुआ है, अपनी ड्यूटी आवर्स पूरी नहीं कर रहा हूँ, काम चोरी कर रहा हूँ, तो फिर मेरा कोई हक़ नहीं है उससे मैं डिमांड करने का। बिल्कुल। तो जब तक आप फ़र्ज़ पूरा नहीं करेंगे, आपका कोई हक़ नहीं बनता। लेकिन हमारे माशरे में बदकिस्मती से फ़र्ज़ कोई पूरा नहीं करना चाहता और हक़ की बात सब कर रहे होते हैं। आप किसी से भी आप पूछें, तो हर जगह हर कोई खड़ा हुआ है। अभी देखिए, पिछले दिनों सरकारी मुलाजिमीन ने बड़े ज़ोरदार हंगामा आराई और हमारी तनख्वाहों में इजाफा करो। ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा काम करने वाले बेचारे यही हैं। हालांकि हम में से हर शख्स जो इस वक्त देख रहा है हमको, उसका किसी ना किसी सरकारी महकमे से वास्ता पड़ा है। उनको पता है कि सरकारी महकमों में लोग किस तरह काम करते हैं, क्या उनमें गुरूर, तकब्बुर, नखुवत। अच्छा, हर एक को शौक है कि सरकारी नौकरी मिल जाए, वो इसीलिए। अब उसकी वजह क्या है कि आपको पता है कि ना आपने जाके वहाँ पे काम करना है, ठीक है, ना आपने वहाँ पे रेगुलर जाना है, और तनख्वाहें जो हैं आपकी वो शाहाना है। अच्छा, खाली तनख्वाह नहीं होती है, करप्शन भी होती है। करप्शन, ओवर टाइम्स लगाते हैं। मैं आपको बताऊँ, जब KESC थी तो मेरे एक दोस्त थे वहाँ बिलिंग डिपार्टमेंट में थे। वो मीटर रीडिंग लिखते थे, बुक्स बनाते थे जिस पर फिर बिल बनता था। तो मैं गया तो ऑफिस टाइम में गया तो गपशप लगा रहे हैं, पूरा रखा हुआ है उनके साथ काम। मैंने कहा कब करोगे? कि नहीं, अभी थोड़ी करेंगे, 3 बजे के बाद जब छुट्टी होगी तो ओवर टाइम करेंगे, क्योंकि ओवर टाइम डबल मिलता है, डबल पैसे उसके द्वारा। बिल्कुल। तो वो यानी वो काम अपने ड्यूटी आवर्स में पूरा कर सकते थे, लेकिन वो नहीं करते थे पैसे कमाने। तो एक तो आप ये काम करते हैं, लोगों के साथ आप इंतहाई नकुवत के साथ और गुरूर के साथ, हिकारत के साथ पेश आते हैं, और फिर आपको फ़राइज़ या हुकूक़ याद आ जाते हैं कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ। आपको पता है हमारे नॉन प्रोडक्टिव जो बजट में जो रकम है, उसका 50% से ज़्यादा पेंशन्स पर जाता है। 50% से ज़्यादा। सारी जिंदगी इस वक्त कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नॉन प्रोडक्टिव, चारपाइयों पे लेटे हुए। जिंदगी में भी कोई काम नहीं किया, जिंदगी में भी नहीं किया, तो अब क्या करेंगे? ऑन ड्यूटी भी कोई ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दिया। करप्शन करते हैं, काम नहीं करते हैं, तनख्वाहों में इजाफा मांगते हैं, और फिर रिटायर होने के बाद पेंशन की भी। आप बताइए, जो प्राइवेट मुलाजिमीन हैं, जो उनसे कई गुना ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा क्योंकि सज़ा और जज़ा सिर्फ प्राइवेट इदारों में, बिल्कुल सरकारी इदारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो है पोस्टिंग कर दी जाती है। यहाँ से निकाला कामचोर को, दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया। कामचोर तो वही। अच्छा, वो नौकरी कभी जाती ही नहीं, कभी नहीं। आप स्कूल देखिए, सरकारी स्कूलों में आप हाल देख लें, प्रिंसिपल कुछ नहीं कर सकती है। वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को लेके एक लंबे प्रोसेस बाद उसका उठा के किसी और सरकारी दूसरे स्कूल में चला। तो जब एक आदमी एक जगह नालायक है, कामचोर है या करप्ट है, तो उसको दूसरी जगह लगाने का जवाब क्या है? अच्छा, और फिर ज़रा से भी कोई अगर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए तो फ़ौरन सड़कों पे आ जाएंगे, फ़ौरन जो है अपने हकूक़ का मुतालबा करना शुरू कर देंगे, स्ट्राइक्स कर लेंगे, हड़तालों पे चले जाएंगे।
और उसमें वो ये नहीं देखते कि नुकसान किसका हो रहा है। सिर्फ ये नहीं है कि वो गवर्नमेंट से अगर अपने मुतालबात मांग रहे हैं तो उसमें नुकसान जो है आम इंसान का हो रहा है। गवर्नमेंट तक तो बाद में नुकसान जाएगा, वो बाद में सुनेगी, लेकिन आम लोग जो हैं, जब कोई भी इदारा हड़ताल पे चला जाता है तो उसका सीधा इफेक्ट जो है वो आम इंसान पे ही पड़ता है। मुझे याद है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जापान में कुछ साल पहले ही हुआ था कि ट्रांसपोर्ट के जो लोग थे, ट्रांसपोर्टर्स ने कुछ उनकी डिमांड्स थी, उन्होंने स्ट्राइक पे गए। अब उनका स्ट्राइक पे जाने का तरीका क्या है, उन्होंने बंद नहीं की ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो थी उसको उन्होंने जारी रखा, लेकिन उन्होंने लोगों के लिए फ्री कर दी। उन्होंने कहा हम रेंट नहीं लेंगे, जो भी आ रहे हैं मीन्स के वो उन्होंने कहा कि जो पैसा आ रहा है इनकम आ रही है वो हुकूमत को नहीं जाएगी, लेकिन आम इंसान को हम तकलीफ नहीं देंगे। आम आदमी को जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है वो रोज़ आए, जहाँ भी उसने जाना है वो उसको यूज़ करे, लेकिन वो टिकट पे नहीं करे। अब ये देखिए तरीका ये होता है, उन्होंने अपना एक जो तरीका था वो भी किया, गवर्नमेंट तक मैसेज भी पहुँचाया। मकसद ये था कि गवर्नमेंट अगर उनकी बात नहीं सुन रही, उनके मुतालबात नहीं सुन रही और अगर कुछ थोड़ा वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचे, लेकिन आम जो इंसान है जिसकी कि रोज़मर्रा ज़िंदगी जो है वो रुक जाती, उसको उन्होंने नुकसान नहीं होने दिया। देखिए, ये तो महज़ब मुल्कों का है। हम लोग बात के ऊपर, यहाँ आप कोई मौजू किसी से आप कोई भी गुफ्तगू शुरू कीजिए उसमें मज़हब के हवाले ज़रूर ले आते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा चलिए मान लेते हैं कि हम मज़हब के हवाले लाएँ, तो भाई मज़हब उस वक्त कहाँ जाता है जब आपके अपने ख़िलाफ़ कोई बात जाती है। मसलन आप जो हुकूक़ के मुतालबा कर रहे हैं, इनसे आप पूछिए कि इस्लाम में क्या हुकूक़ के साथ फ़राइज़ नहीं बताए गए? हुकूक़ुल इबाद जो है, वालिदैन के जहाँ हुकूक़ हैं वहाँ वालिदैन के फ़राइज़ भी शामिल हैं। अगर वालिदैन वो फ़राइज़ अदा नहीं करते तो उनके हुकूक़ भी नहीं है। इसी तरह से बच्चों के लिए है कि अगर वालिदैन के हुकूक़ हैं तो बच्चों के भी कुछ फ़राइज़ हैं। इवन मियाँ बीवी में, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों के साथ, हर जगह कहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ हुकूक़ का जिक्र हुआ हो और फ़राइज़ का ना हुआ। तो ये क्या ये नहीं देखते कि हमारे पास हमारे दीन में भी, हमारे मज़हब में भी हुकूक़ और फ़राइज़ हैं और सज़ा और जज़ा है। यहाँ तो सिर्फ जज़ा ही जज़ा चाहते हैं, बस हम जो चाह रहे हैं वो पूरा करें, पेंशन भी दें, करप्शन भी करने दें, काम भी हम नहीं करेंगे और तनख्वाहें भी हमारी बढ़ाओ। वही बात है कि जब तक देखिए हमारी एक सोच नहीं बदलेगी, हम लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि गलत क्या है, सही क्या है, और ईमानदारी नहीं आएगी हमारे अंदर, तो ये चीज़ें सही नहीं हो सकती। इसी तरह एक और भी मुझे अभी एक किस्सा याद आया कि एक शख्स बाहर गया, जापान में एक तबलीगी जमात से थे, वो गए, उन्होंने टैक्सी ली, किसी जगह पे जाना था, बता दिया उसको कि वहाँ जाना है। थोड़े आगे जाके उन्हें फील हुआ कि उसने अपना टैक्सी का मीटर बंद कर दिया। टैक्सी का मीटर बंद कर दिया, उसके बाद वो जो है उनके मंजिल पे उनको लेके गया, उनसे पैसे लिए, उन्होंने पूछा कि ये तुमने अपना टैक्सी का मीटर बंद क्यों कर दिया था? तो तुम्हारा मीटर तो वहीं पे रुक गया, पैसे तो उतने ही बने जितने तुम ले रहे हो, और उसके बाद भी जो है हमारा 10 मिनट का सफ़र था जो हमने तय किया, तो उसके पैसे तुम नहीं लोगे। तो उसने आगे से कहा कि नहीं, मुझसे एक जो मोड़ है वो मैंने गलत काट लिया था, जिसकी वजह से ये रास्ता लंबा हो गया। तो मुझे एहसास हुआ कि अब मैं क्योंकि लॉन्ग रूट से जा रहा हूँ तो बिल ज़्यादा बनेगा, इसलिए मैंने अपना मीटर वहीं पे ही रोक दिया, क्योंकि ये गलती मेरी थी। सो ईमानदारी तो ये होती है, और हमारे यहाँ पे जानबूझ के अगर किसी को रास्ता नहीं आता तो लॉन्ग टर्न रूट से जाया जाएगा, गलत टर्न्स लिए जाएंगे ताकि बिल ज़्यादा से ज़्यादा बने। यही तो अफसोस और दुख की बात है कि हमारे पास तो रोल मॉडल्स मौजूद हैं, हम उन लोगों को बुरा भला कहते हैं हर तरह से, लेकिन हम सीखते नहीं, हम ये देखते नहीं हैं, ये वाक़यात हम पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन या उसका असर अपनी लाइफ के ऊपर करने की कोशिश नहीं करते। हम तो कहते हैं कि हमारे पास तो रोल मॉडल्स मौजूद हैं जिन्होंने सब हुकूक़ और फ़राइज़ भी बताए हैं और ईमानदारी के भी दर्स दिया गया है, लेकिन ये सिर्फ अब कहने की बातें, और यही वजूहात हैं। आप देखिए कि वो लोग जो इन चीज़ों पर अमल करते हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, बिल्कुल, और हम कहाँ हैं आज। और ख़ाली हम ही नहीं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग, हमारा मुल्क तो खैर ख़ास तौर से हर शुबे में हम तनज़्ज़ुल के शिकार हैं, ज़वाल का शिकार हैं। तो उसकी वजह बुनियादी यही है कि हम खुद गर्ज़ हो गए हर चीज़ में। हम सियासतदानों को बुरा भला कहते हैं, हम सियासतदान तो चलिए बड़ी बात है, हम अपने आप को तो देख लें, क्या हम नहीं हैं? मसलन यही एक मुलाजिमत की दौरान हम में से कितने लोग, देखिए ये हराम जो है, खाली रिश्वत की कमाई हराम नहीं होती। अगर मैंने अपने मालिक से कहीं नौकरी में 8 घंटे का मुआहदा किया है, इफ़ाए अहद 8 घंटे का मुआहदा किया है कि मैं 8 घंटे काम करूँगा, और उसमें से 2 घंटे में नमाज़ पढ़ने और खाना खाने के बहाने गायब हो जाता हूँ, तो मैंने तो 6 घंटे ड्यूटी की, तो मेरी तो रोज़ी हराम हो गई ना।
क्योंकि अगर मैंने आप काम धोखा अपना दिया। नहीं कर रहे पूरा, मैंने जो बिल्कुल जो वादा किया था जो काम करने का, वो काम नहीं किया, नहीं किया। तो ये भी तो हराम है। ये आप हराम पैसा है घर में लेकर जा रहे हैं। तो लेकिन हम इस बात को नहीं इसको सोचते। नहीं हम सोचते। नमाज का बहाना 2 मरतबा करके ऑफिस से निकलेंगे, 1-1 घंटे वहाँ पे जाकर चाय पीने के लिए बैठ जाएंगे। जी। जी मैं नमाज पढ़ने गया था, मालिक तो कुछ नहीं बोलेगा बेचारा। तो हम अच्छा, कोशिश नमाज करते हैं। पढ़ने का भी आप देखिए बिल्कुल फ़र्ज़ है, हम सबको पढ़ना चाहिए, पढ़ते भी हैं हम लोग। एक आपको पता होता है इतना टाइम है, ठीक है, आपने 15 मिनट में आपने नमाज़ पढ़ लेनी है, ठीक है, आपकी नमाज़ हो जाती है, आप जाएंगे वज़ू करेंगे करेंगे, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगते हैं नमाज़ को अदा करने में, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगता। लेकिन क्योंकि आप ये कह के जा रहे हैं कि मैं तो नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, तो मैं तो 1 घंटा भी हाँ बिल्कुल। रुक सकता हूँ, मैं मस्जिद में जाके आराम से जाऊँ, आराम से वज़ू करूँ, आराम से नमाज़ पढ़ूँ, उसके बाद वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट भी करूँ और फिर मैं काम पे अब वापस आऊँ। माजरत के साथ बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि नमाज पढ़ने का बहाना करके ही निकलते हैं, ये एक नमाज़ एडवांटेज पढ़ने ले का, लेते हैं। बिल्कुल। तो ये तो हमारा ईमान ज़ाहिर है, अब हम उसको क्या कहें, क्योंकि इस पे अगर आप कुछ बोलेंगे तो फिर आपके ऊपर ही बात आएगी। सो बहुत शुक्रिया रियाज साहब, और कोशिश करते हैं हम लोग कि कोई ऐसी बात करें लोगों पे शायद उसका कुछ असर हो, कुछ अपने जगाने की अंदर कोशिश इम्प्रूवमेंट करते आ हैं, सके, जगाने की जाग कोशिश सके करते ये हैं। कौम। लेकिन एक ब्रेक लेंगे यहाँ पे, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे अपना पाकिस्तान में। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान, मैं हूं उस्मा। हमारे मुल्क के बहुत से ऐसे अफराद हैं जो बैरून मुल्क गए, वहाँ पे सेटल हुए, अपनी मेहनत से गए और अपनी मेहनत और काम की लगन की वजह से वहाँ पे आज एक आला मकाम हासिल है उन्हें, और वहाँ पे वो सेटल भी हैं, जो दीगर पाकिस्तानी हैं उनकी मदद भी करते हैं। ऐसे ही पाकिस्तानी आज मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। आमिर नईम साहब बेल्जियम से ये हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं, खैरियत से हैं आप जी भी? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। गुज़िश्ता 27 साल से आप बेल्जियम में रह रहे हैं और वहाँ पे पुलिस एडवाइज़र हैं, मेट्रोपॉलिटन डिपार्टमेंट में काउंसलर भी हैं और वहाँ पे सियासी पार्टी के एक अहम कारकुन भी हैं। सो इतनी सारी चीज़ें माशाल्लाह आप बेल्जियम में कर रहे हैं, क्योंकि आप वेल सेटल्ड हैं वहाँ पे। इतना अरसा पहले आप पाकिस्तान से जब गए तो कैसे हालात थे, यहाँ से कैसे जाना हुआ, और वहाँ पे जब आप सेटल हुए तो शुरू में आई एम श्योर प्रॉब्लम्स आई होंगी, उनको कैसे टैकल किया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट में बिल्कुल जी प्रॉब्लम्स आई, काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, बड़ी हार्ड हमारी स्ट्रगल है। जॉब्स की, उसके बाद बिजनेस किया, बिजनेस 2015 तक किया। जी जी। उसके बाद इन बिटवीन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ रहीं, क्योंकि एक छोटा सा सियासी बैकग्राउंड है घराने का भी। अच्छा। मेरे दादा से लेके मतलब मेरी अर्ली एज से उन्होंने ही मेरी जो है काफ़ी सियासी कहते पाकिस्तान हैं कि में? उनसे जी यहाँ पाकिस्तान में मैंने अच्छा इवन मैट्रिक में मैंने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ कर लिया था। अच्छा अच्छा। मेरा जी, तो बस फिर वो कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स थे जिनके लिए यहाँ अपने मुल्क को छोड़ा और यूरोप में आए, वो जब अहदाफ हासिल हो गए तो काफ़ी टाइम था। तो उस वक़्त फिर प्रैक्टिकली हम जो है यहाँ की लोकल जो मेन स्ट्रीम पार्टी है वहाँ पे हम एक्टिव हो गए। मेंबर तो मैं अबाउट 14 ईयर्स से उनका हूँ। सोशलिस्ट पार्टी अच्छा, है, ये मेन जी, स्ट्रीम सोशल- पार्टी है। ओके। और इनकी 133 ईयर्स ओल्ड इनकी हिस्ट्री है। यूरोप की बड़ी मतलब बड़ी पार्टी है। बड़ी पार्टी है, ओके। इसके बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको कि आपने ज्वाइन किया। सो लेकिन जाहिर है आपकी अपनी कोशिश, अपनी मेहनत भी होगी, इतना आसान तो नहीं होता। और सो किस तरह से वहाँ पे फिर अब आप जो काम कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी से आपका ताल्लुक है, तो दीगर पाकिस्तानी जो वहाँ पे मौजूद हैं उनके लिए किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए जी, ये चीजें कुछ आपको विरसे में मिलती हैं। मैंने अपने बाप दादा को हमेशा दूसरों की मदद करते देखा। जी। तो इवन व्हेन आई वाज इन बिजनेस, आई वाज अ बिजनेसमैन, इवन देन मतलब पाकिस्तानी कम्युनिटी की हमारी सबसे जो बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ करती है वो लैंग्वेज की हुआ करती है, जी। क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच और डच
और जर्मन, ये 3 जुबानें जी, बोली जाती हैं इंग्लिश 3 नहीं। डिफरेंट रीजन्स में। जी, और जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ पे मोस्टली फ्रेंच बोली जाती है। ओके, तो स्टार्टिंग आप ये कह लें कि छोटी मोटी ट्रांसलेशन से फिर इस तरह इंसान के लिंक्स बनते हैं स्लोली। बस फिर वो अथॉरिटीज के साथ जो एक अटैचमेंट हुई, फिर यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम देखा, यहाँ का जो लोकल अथॉरिटीज का जो निज़ाम है, कैसे जो लोग काम करते हैं, मतलब लोकल लेवल से लेके इवन फेडरल लेवल तक मुख्तलिफ औकात में उनसे राब्ते रहे, तो इस चीज़ ने काफ़ी अट्रैक्ट किया। तो मेरी एफिलिएशन हुई 14 years ago विद द सोशलिस्ट पार्टी एज ए वर्कर। तो बस दैट वाज इट। वो एक था, वो क्या कहते हैं उसको, अंदर एक जज्बा था खिदमत का। और वो मतलब जैसे ही, मतलब इवन कि मैं प्रैक्टिकल लाइफ में था अबाउट, मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि अर्ली 2002-3 उधर से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था लोगों की, मतलब जितना भी मैं उनके काम आ सकता था जरूर आता था। अच्छा, पाकिस्तानी वहाँ पे जो भी जाते हैं, ज़ाहिर उन्हें प्रॉब्लम्स सबको ही होती हैं जब आप परदेश में जाते हैं, कहीं पे भी जाएं। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि लैंग्वेज बैरियर जो है वहाँ पे काफ़ी है, तो उसकी वजह से भी लोगों को काफ़ी इश्यूज आते होंगे। फिर यहाँ से जो नौजवान लड़के अक्सर जाते हैं वहाँ पे, और मेहनत कश लोग भी बहुत कुछ जाते हैं, तो उनको किस तरह के इनिशियली जो है उन्हें किस तरह की प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ती हैं? अकोमोडेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं, लैंग्वेज तो चले है ही, लेकिन उसके अलावा और किस तरह की प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती हैं? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे कितनी हैं? क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि अगर हम पाकिस्तान से बाहर निकलेंगे और जहाँ भी हम कदम रखेंगे वहाँ पे बस नौकरियों के दरवाजे हमारे लिए खुले होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सो बेल्जियम में किस तरह की सिचुएशन है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी है अगर यहाँ से लोग जाना चाहते हैं, और किस तरह के इश्यूज़ हैं जो उन्हें पहले से अपने माइंड में रखने चाहिए? देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आज से 27 साल पहले का सिनेरियो था, आज उससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, वर्स्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। ओके, उसकी वजह क्या है कि एक ग्लोबल रिसेशन क्राइसिस जो कि 2008 से शुरू हुआ, वो अभी तक स्टिल कंसिस्ट। ओके, उसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है। और सबसे बड़ी जो हमारे लोगों को प्रॉब्लम होती है मैम, वो ये है कि यहाँ पे आके उनका लीगल स्टेटस होता है। इट्स नॉट अ इजी जॉब, ठीक है जी, कि यहाँ पे लीगलाइज होना जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ओके, व्हेन यू गॉट द परमानेंट रेजिडेंसी और समथिंग लाइक दिस। देखिए, ये जो कैपिटल है यूरोप का, ब्रसेल्स, यहाँ पे खास तौर पे बहुत सख्ती है। ओके, इसी तरह जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, हॉलैंड, फ्रांस, जर्मनी, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपका स्टेटस जो है वो फौरी तौर पे लीगल नहीं होता। बिलीव मी, मैं लोगों को जानता हूँ कि जिनको 23 साल हो गई, जो कि पाकिस्तान नहीं जा सके, दे आर स्टिल इलीगल। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 10 साल से हैं, 15 साल से हैं, हजारों मिसालें जिन पे कि हम सबको ये बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि हम जब यहाँ अपने मुल्क से बाहर जाते हैं तो हम समझते हैं कि वहाँ पे सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम्स भी आती हैं। इसके ऊपर आपसे मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेंगे, उसके बाद दोबारा मिलते हैं अपना पाकिस्तान में। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा और मेरे साथ आमिर नईम साहब जो हैं, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया हुआ है बेल्जियम से। बातचीत हम कर रहे हैं कि बेल्जियम में मौजूद जो पाकिस्तानी हैं उनको वहाँ पे किस तरह के मसाइल जो हैं वो दरपेश होते हैं, स्पेशली वो लोग जो यहाँ से नौकरी का सोच के जाते हैं, वहाँ पे क्या बहुत आसान है नौकरियाँ मिलना या फिर उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, ये हम बात करें। जी आमिर साहब। जी, एज आई सेड कि काफी सारे मसाइल हैं और इट्स नॉट इजी टू गेट फर्स्ट ऑफ ऑल द लीगल स्टेटस, एंड देन आफ्टर द लीगल स्टेटस यू कैन हैव योर जॉब और बिजनेस, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए क्वाइट डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। और इस वक्त तो कंडीशन ऐसी है क्योंकि इसके पीछे पूरा एक सिनेरियो है।
कि गुज़श्ता कई अरसे से जब से यूरोपियन यूनियन फॉर्म हुई है, तो इस वक्त एक ब्लॉक है जिसको हम राइट विंग ब्लॉक कहते हैं, जो कि एंटी इमिग्रेंट है। वो बहुत पनप रहा है, वो बढ़ रहा है जी। और उसकी वजह से हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस कर रहे हैं। पहले एक वक्त था कि मैसिव इमिग्रेशन ओपन कर दिया करते थे, 10 years later, 12 years later, इस तरह डिफरेंट कंट्री, जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, इवन बेल्जियम। लेकिन अब काफी अरसे से ऐसा कुछ देखने में नहीं आ रहा। और जितना वो मैसिव फ्लो है इमिग्रेशन का वाया सी या अदरवाइज वो जो जमीनी रास्ते से लोग आते हैं, तो मोस्ट ऑफ देम जो है दे आर मतलब बॉर्डर्स पे मैं कहूँगा बोस्निया के या इधर उधर इटली वगैरह में, उनके साथ दे आर ट्रीटेड वेरी बैडली। तो मैं तो अपने नौजवानों को यही मशवरा दूंगा कि जिस तरह पाकिस्तान पनप रहा है, पाकिस्तान में अपनी कल की जो आपकी है उसको तलाश करें, अपना कल तलाश करें, अपना फ्यूचर तलाश करें। इधर बहुत मुश्किल हो गया है, डजंट इट मीन्स। अब जैसे मतलब रिसेंटली एक फैमिली है, उनका बेल्जियम मतलब डिफरेंट कंपनीज के साथ बिजनेस था, वो ह्यूमन रिसोर्सेज का काम करते हैं, ठीक है। उनको वहां पे कोई थ्रेट थी, कोई प्रॉब्लम थी या क्या था, उनको डायरेक्ट यहाँ पे सेटल किया गया। ही इज नेशनल नाउ, उनके बीवी बच्चे उनके साथ रह रहे हैं। आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ऑलवेज यू गॉट इट, ठीक है। पहले लेकिन एक इलीगल स्टेटस के साथ आना और फौरी तौर पे सेटल हो जाना, इट्स अ क्वाइट डिफिकल्ट जॉब। हाँ, ये आसान नहीं है बिल्कुल, क्योंकि वही बात है जैसे कि आपने कहा कि अब चीज़ें बहुत मुश्किल कर दी गई हैं, रिस्ट्रिक्शंस बहुत लग गई हैं, शराइत बहुत ज़्यादा हैं और उनके ऊपर पूरा उतरना जो है वो आसान नहीं है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ से कोई जाना चाहता है वहाँ पे एजुकेशन के लिए या फिर काम के लिए, कोई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे कुछ स्कोप हो? ऑफ कोर्स है जी। देखिए, अगर आप मतलब स्कॉलरशिप ऑनर्स हैं तो आपको यहाँ पे जो बेल्जियम की अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे आपका कोटा है और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इधर मतलब काफी स्टूडेंट्स को भेजा जाता है। उनकी जो एसोसिएशन है, मैं उनसे इन टच रहता हूँ, उनमें काफी बच्चे हैं जो यहाँ बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। और अब आजकल तो ये कोविड का मसला चल रहा है, अदरवाइज पाकिस्तान एम्बेसी का जो हमारा मतलब हमारे जो कौमी दिन होते हैं जब हम मनाते हैं तो दी स्टूडेंट्स ऑलवेज प्रेजेंट देयर, और मतलब वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं और उसके बाद कई लोग यहीं पे सेटल भी हो सकते हैं बिकॉज देयर आर सम ऑप्शंस, क्योंकि दैट्स अ लीगल प्रोसेस, उसमें चांसेस हैं। और अभी भी बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं तो इस चीज में उनको जरूर मैं इनकरेज करूंगा, स्कॉलरशिप्स लें, अच्छी स्टडीज हायर स्टडीज के लिए आए। बेल्जियम में मतलब लॉ की जो ब्रिटेन की इवन जो सोलिसिटर और बैरिस्टर की डिग्री है उसके लिए भी बेल्जियम का एक पार्ट शहर है लुवेन, वहाँ की यूनिवर्सिटी से पढ़ना लाजमी है। मतलब यहाँ की इतने जी उनको उधर ब्रिटेन में डिग्री लेने के लिए उनका 1 सेमेस्टर यहाँ पे होता है जो उन्होंने पढ़ना होता है। तो मीन के एजुकेशन लेवल में जरूर है। आईटी की बड़ी डिमांड है, ठीक है ना जी, आईटी की डिमांड है और अच्छे आप सही है। तो मीन्स कि अगर आपकी ऐसी फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज़ हैं या फिर आप वहीं पे जाके, और जैसे कि बताया आमिर साहब ने कि वहाँ पे जाएं, आप तालीम हासिल करें और उसके बाद फिर वहाँ पे आप अपॉर्चुनिटीज़ देखें कि क्या है। लेकिन ऐसे ही उठ के नहीं चले जाएं, क्योंकि उसमें फिर आमिर साहब वही मसले होते हैं कि एक सबसे बड़ा मसला तो ये कि लीगल होने का, और अगर आप इलीगली वहाँ पे रह रहे हैं तो ना आप काम सही तरह से कर सकेंगे। अगर आप छुप के काम कर भी रहे होंगे तो फिर उसमें वेजेस आपको बहुत कम मिलती हैं और आप अपना जो ऑफकोर्स जो आपका ख़र्चा होता है जितना, वो आप उसको पूरा नहीं कर सकेंगे, अपने मीन्स को ही नहीं कंप्लीट कर सकेंगे, तो फिर मुश्किलात तो ज़ाहिर आएंगी। लेकिन लीगल होने के लिए थ्रू प्रॉपर चैनल अगर चीज़ें करते हैं तो फिर लीगल हुआ भी जा सकता है। ऑफ कोर्स, ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा आमिर साहब, इतने अरसे से आप वहाँ पे मौजूद हैं, तो पाकिस्तान वापस आने का कोई आपका इरादा है या वहीं पे ही आपने सेटल रहना है? पाकिस्तान आता जाता रहता हूँ, लेकिन अब बच्चे यहाँ पे ग्रोन अप हो रहे हैं, यहाँ के स्कूल्स में उनकी स्टडी चल रही है, तो इट्स नॉट क्वाइट इजी टू मूव, क्योंकि सिस्टम जो है बच्चे यहाँ पे पैदा हुए, अब मतलब एक सिस्टम जो इन्होंने यहाँ पे देखा, तो मतलब we never say no हम ये कभी नहीं कह सकते कि कभी नहीं, लेकिन नियर फ्यूचर जो है, अभी फिलहाल बच्चों का फ्यूचर है तो उन पे कंसंट्रेशन है।
हाँ, और उनकी एक स्टडीज के बाद जगह में पे भी। एक माहौल में जब इंसान सेटल हुआ होता है तो वहाँ से मूव करना ऑब्वियसली आसान नहीं होता। अच्छा, अब तो थोड़ा नहीं, सा हम बात करेंगे कि कोविड के हवाले से बात करते हैं कि पूरी दुनिया पे ही बहुत बुरा इफेक्ट आया, स्पेशल यूरोप पे तो बहुत ही ज़्यादा है। तो बेल्जियम में क्या सिचुएशन है आफ्टर कोविड? देखें जी, लकीली हमारी जो एक्चुअल गवर्नमेंट है, इनके मेजर्स बहुत अच्छे रहे। जैसे पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया गया, जी इसी तरह हमारी ये 2 वीक्स बिफोर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जी जी इन्होंने मतलब बेल्जियम के शहरियों को अप्रिशिएट किया कि आप लोगों ने हमारी मदद की ओके, इस पेंडेमिक को फैलने से रोकने से के लिए। लेकिन उसके उनके 2-4 मेजर्स ऐसे थे कि जिनके थ्रू वी आर एबल टू स्टॉप दैट पेंडेमिक। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल फ्री हैं, फ्री जोन है हमारा कोविड, नहीं, लेकिन हमारी गिरफ्त है। हम कंट्रोल लोगों ने मतलब इसको काफी मतलब स्मार्ट लॉकडाउन जैसे पाकिस्तान में भी जी। मैंने देखा, जी, यहाँ पे तो इधर भी था। फॉर एग्जाम्पल इधर गुज़श्ता मेरे ख्याल में कोई 2-3 महीने से, एग्जैक्ट डेट मैं भूल रहा हूँ, कर्फ्यू है। 10 बजे के बाद रात आप बाहर नहीं निकल सकते। ओके ओके, इन लोगों तमाम को follow रेस्टोरेंट्स और करते कॉफी हैं। बार बंद हैं, जी और ये कम से कम 6 से 8 महीने हो गए। ठीक है, ये जो पॉइंट्स थे, लेकिन उन्होंने स्कूल खुले रखे, स्कूल बिल्कुल बंद नहीं, अच्छा, स्कूल खुले रहे बच्चों के? स्कूल खुले रखे। अच्छा अच्छा, बट और SOPs सर्टेन को follow पीरियड्स करना इन्होंने चाहिए, तमाम ठीक है। शॉप्स बंद कर दी थी। ठीक है जी, अब इन्होंने शॉप्स ओपन कर दी हैं, लेकिन स्टिल कॉफी और रेस्टोरेंट्स वगैरह, ये जो बार वगैरह होते हैं या छोटे वो जो कैफे चाय के जो होते हैं, जी, चाय खाने cafes वगैरह, वो वगैरह बंद जी। रखे हैं इन्होंने। अच्छा, वो ठीक है, बात है, सही फिर है। इसी तरह जितना वो जो हमारा हेयर कटिंग सैलून वगैरह, ये वो जितना वो जो ब्यूटी पार्लर एंड कंपनी, वो जिसमें डायरेक्ट कांटेक्ट होता है जी, क्लाइंट टू, लोगों का। वो बंद थे। अभी वो 13 को खोले हैं इन्होंने। अच्छा, अब खुलना स्लोली शुरू हो वी आर गई गोइंग चीजें। पॉजिटिवली, लेकिन अच्छा आमिर साहब, ये देखने में आया कि अक्सर यूरोपियन कंट्रीज़ में हमने देखा है कि लोग जो हैं उन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट किया है, और ये लॉकडाउन के ख़िलाफ़ और जो पाबंदियां लग रही हैं इसके ख़िलाफ़ बड़ा प्रोटेस्ट किया गया। तो बेल्जियम में भी ऐसी कोई चीज़ हुई या फिर लोगों ने कोऑपरेट किया गवर्नमेंट के साथ? लेकिन जी हमारे यहाँ ऐसा कुछ नजर नहीं आया। उसकी वजह है कि देयर इज नो रीजन। शॉप्स खुली हैं, स्कूल्स खुले हैं, जस्ट ओनली फॉर द कैफे बार्स एंड रेस्टोरेंट्स दे कांट इवन गो टू डेमोन्स्ट्रेशन। और फिर ओके 10 बजे रात को यहाँ पे तकरीबन लाइफ जो है वो स्टॉप हो जाती है। ओके 10 बजे तकरीबन मतलब हर बंदा अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वाली यहाँ पे है, सो जाते हैं। सही तो मैम देयर इज नो रीजन टू प्रोटेस्ट। Yes. जबकि सराउंडिंग में जो कंट्रीज थे जी उधर प्रोटेस्ट रहा। जी उसकी वजह क्या थी, कभी वो ओपन कर देते थे रेस्टोरेंट बार्स और सारा कुछ, कभी वो बंद कर देते थे, और वो उधर रेशो भी बढ़ गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूंगा कि बेल्जियम में हमारे यहाँ कंट्रोल है, हमारा एक स्टेबल हम जा रहे हैं। बट डजंट इट मीन्स के, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तो अक्सर लोगों को अवेयर करता रहता हूँ कि बी केयरफुल, तो आपके तवज्जुह से वंस अगेन इसका ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल फ्री ऑफ केयरलेस हो जाए, कोविड बिल्कुल है। हाँ, रिलैक्स नहीं होना, क्योंकि सारी मेहनत जाया हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर ज़रूरी नहीं है कि अगर सिचुएशन कंट्रोल्ड है तो आप रिलैक्स हो जाएं, केयरलेस हो जाएं और अपना ख्याल करना छोड़ दें। तो बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपका बहुत अच्छी बातचीत आपसे रही, एंड उम्मीद करती हूँ कि अब हालात बेहतर होंगे दुनिया के, और बेल्जियम के भी हालात बेहतर होंगे। जो लोग वहाँ पे पाकिस्तानी मौजूद हैं वो आराम से वहाँ पे काम कर सकेंगे, नौकरियाँ मिलेंगी और चीज़ें बेहतर होंगी। एक यहाँ पे ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे अपना पाकिस्तान में, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा, और अब मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और आप अक्सर इनको टेलीविज़न स्क्रीन पे देखते रहते हैं। आज वो मेरे प्रोग्राम में यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर काशिफ, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टीवी का इनवाइट करने का। थैंक यू वेरी। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सो डॉक्टर काशिफ, आप
बहुत टीवी पे आते रहते हैं, लोगों के मसाइल भी सुनते रहते हैं, उनके सोल्यूशन भी बताते रहते हैं। आज भी कुछ मसले ही आपके साथ डिस्कस करूंगी मैं। बिल्कुल। अच्छा, आज हम थोड़ी बात करते हैं हेयर के हवाले से। बालों का ख्याल हम लोग कैसे रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कराची में अगर हम देखें तो यहाँ का मौसम ऐसा है, पानी ऐसा है कि बाल बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आजकल अगर हम देखें तो छोटी छोटी लड़कियाँ भी जो हैं, अब उनमें बहुत एक ट्रेंड आ गया है बालों को डाई करने का। बहुत अर्ली एज में जो है अपने बालों को बहुत एक्सट्रीम हीट और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केमिकल ट्रीटमेंट जो है वो देती हैं, जिसकी वजह से यंग एज में ही बालों का बहुत ज़्यादा डैमेज होने लगा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं जी। और देखिए बेसिकली जो मेन प्रॉब्लम है बालों का वो बेसिकली सबसे पहले तो ये कि पानी का प्रॉब्लम है, स्पेशली कराची शहर में। तो मैं सबको ये कहता हूँ जो भी अपना बाल्टी में निकालें पानी उसमें फिटकरी जरूर डाल दिया करें, ठीक है ना। अच्छा। उससे इम्प्योरिटीज बैठ जाती है। अच्छा, एक और जो प्रॉब्लम देखा गया, मैंने ऐसा डॉक्टर देखा है, यहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत है। लोग यहाँ पे बीफ या मटन नहीं खाते, वो चिकन और अंडा जो कि आजकल हार्मोनल आ रहा है, आपको भी पता होगा, हम भी बता चुके, वो काफी सेहत के लिए खराब होता है, स्पेशली गर्ल्स के लिए ना। तो उससे आपको नष्टोनुमा जो बालों के बेसिकली बाल जो है आपके प्लांट की तरह है, एक आपका दरख्त है आपके पास जो आपको नष्टोनुमा करते रहना है आपको, ये आपको उसका ख्याल भी रखना है, उसको धूप से भी बचाना है, उसको सही चीजें देनी है। देखिए विटामिन आपके लिए हम देते हैं बालों के लिए। फिर सबसे इम्पोर्टेंटली मैंने जो देखा है अपने उसमें कि आपकी ग़िज़ा में दालें कितनी हैं, आप फिश खाया कीजिए, आप मटन, बीफ, दूध दही का इस्तेमाल ज्यादा करें, ये आपके बालों के लिए बेइंतहा अच्छा होता है। फिर साथ साथ ये भी होता है कि मैं पेशेंट्स को कहता हूँ कि आप प्लीज मुझे एक्चुअली आके जहाँ पे भी क्लिनिक हमारी कराची में हर जगह है वहाँ पे आप आ जाइए। और ये मत समझिए हम जो टीवी पे आते हैं तो बहुत महंगे डॉक्टर्स हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके टीवी के थ्रू भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो हम वो कंसेशन देंगे, अगर प्रॉब्लम है तो फ्री में भी देख लेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये कि रियल में आके दिखाए ना, क्योंकि सबके बालों का टेक्सचर फर्क होता है जी। क्योंकि अक्सर यही होता है जब हम लोग शो कर रहे होते हैं, लोगों की कॉल्स आती हैं, हमसे बात करते हैं तो वो अपना प्रॉब्लम बता देते हैं, लेकिन ज़ाहिर है फ़ोन पे किसी की प्रॉब्लम सुनना और उसको जज करना इतना आसान नहीं होता। अगर वो सामने पर्सनली अगर आप जाके मिल सकते हैं डॉक्टर से और उनको दिखा सकते हैं तो कर सकते हैं। और जैसे डॉक्टर काशिफ ने कहा कि वो आपको जो है कंसल्टेशन में आपको कंसेशन भी दे सकते हैं। अगर आपने किसी चैनल के थ्रू उनको कांटेक्ट कर रहे हैं, आप उन्हें बताएं, रेफरेंस दें और आपको कंसेशन जरूर मिलेगा। बिल्कुल आप कर लें। और बाकी अगर कंसेशन भी आपको महंगा लग रहा है तो मैं फ्री में भी देख लूंगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप प्लीज कम टू द क्लिनिक ना, क्योंकि मुझे स्कैल्प चेक करना होता है। बालों की भी टाइप्स है, आपको पता है 4 टाइप के बाल होते हैं और हर टाइप का अलग ट्रीटमेंट होता है। तो ये होता है जैसे आपने भी देखा होगा उस्मा के एक शैम्पू सूट कर गया वो 10 लोगों को बता देते हैं, तो विच इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, बिकॉज एक शैम्पू जो है खास बालों के लिए होता है। हर चीज हर किसी को यूज नहीं कर सकते। तो मैं तो सबसे कहूंगा कि विटामिन जरूर खाएं, नाश्ता जरूर अच्छा किया करें, जिसमें आपकी दालें, आपकी जो प्रोटीन्स है, बाल आपके प्रोटीन्स है, एक्चुअली प्रोटीन्स का इस्तेमाल आपको ज्यादा करना है। साथ साथ जो एक कॉमन मिथ है यहाँ पर कि एकदम से बालों का, आपने बहुत अच्छी बात की कि यंग लड़कियां इवन लड़के डाई कर देते हैं बाल। अच्छा, उससे आपका जो बालों का जो नेचुरल टेक्सचर है वो खराब हो जाता है ना। तो आपको ये कोशिश करिए कि आपको डाई की जरूरत नहीं है, आपके जो बाल हैं उसी को आप इम्प्रूव करें, उसी को जो अल्लाह ताला ने किसी को नेचुरल कलर के साथ जो पैदा किया वो आपकी फेस या आपके स्किन कलर के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। और आप बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हाँ अगर ग्रे बाल हो रहे हैं वो एक अलग चीज है, वो भी एज के बाद हो तो ठीक है, वरना जो डाई करने से आपके बालों का पूरा टेक्सचर खराब होता है। वो बात की बात आ जाती है। लेकिन अब तो देखें क्योंकि एक बस वो जैसे आप कहें कि फैशन कलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं और वो आसानी से आपके बालों के ऊपर आते भी नहीं हैं। उसके लिए आपके बालों का जो नेचुरल कलर है उसको कट डाउन करना पड़ता है, ब्लीच करना पड़ता है, उसमें बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। उसके बाद फिर वो फैशन कलर लगता है तो वो आपके बालों पर आता है, जिससे कि बाल डैमेज काफ़ी होते हैं। तो हम चले तो ये कह सकते हैं कि ठीक है अगर आप फैशन कर भी रहे हैं तो ख्याल कैसे रखें, ख्याल किस तरह रखा जा सकता है डॉक्टर काशिफ, अगर लोग इस तरह का ट्रीटमेंट ले भी रही हैं बच्चियां? जी देखिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये कि मैं कहता हूँ कि आपको ऑयल जरूर यूज करना चाहिए, हफ्ते में 2 या 3 दफा रात में लगाएं और सुबह उठ के उसको शैम्पू से वॉश करते हैं। आपके बालों के लिहाज से जो भी ऑयलिंग बहुत जरूरी है। साथ साथ आपके कुछ अब तो बहुत अच्छे स्प्रेस आने लगे हैं जो आपके बालों को हेल्प करते हैं, मेडिकेटेड स्प्रेस हैं जो आप शाम में यूज करें। साथ साथ ही विटामिन जरूर खाएं, स्पेशली में सेलेनियम या जिंक होता है, बायोटिन होता है, जो कि आपके हेयर को नशोनुमा करने में बेहतर करते हैं। फिर जो मैंने एक और अपनी रिसर्च में नोट की है कि लोग रात को देर तक मोबाइल पे लगे रहते हैं, देर तक सो रहे हैं, ये आप शेड्यूल अपना ठीक करें। तो जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, तो वाली बात है ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बालों के लिए भी बहुत
ज़्यादा वैलिड है। और इसमें फायदा ये होता है कि आपके बालों का टेक्सचर भी सही रहता है और आपको बालों की प्रॉब्लम भी कम होती है। अगर आप प्रॉपर अपनी नींद लेंगे तो उससे ये है कि आपके बाल भी प्रॉपर अच्छे टाइमिंग पे ना, देखिए उसमें नींद तो ले रहे होते हैं लोग 6 से 8 घंटा, लेकिन वो गलत टाइमिंग पे ले रहे होते हैं। टाइम बहुत जरूरी है, जल्दी सोएं, कोशिश करें 10 बजे तक सो जाएं, सुबह उठें फजर की टाइम पर। अपने आप को कराची वालों के लिए आप 10 बजे का टाइम जो दे रहे हैं देखिए मेरा काम है बता देना है ना, और मेरा काम है कि अपनी तरफ से आपको बिल्कुल प्रूव करें। तो मैं अपना पर्सनली मैं तकरीबन 10:30-11 तक मैं सो जाता हूँ, मैं वाईफाई ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि ऐसा डॉक्टर को इंपॉर्टेंट कॉल्स आती है तो मोबाइल पे आ सकती है। लेकिन जो लोग डॉक्टर्स नहीं है वो आराम से मोबाइल ऑफ करके सोएं, रिलैक्स होकर सोएं, और एक टाइमिंग अपनी सेट कर, बालों में इतना अच्छा फर्क मिलता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। विटामिन सही खाएं, नाश्ता खूब अच्छा करें, ये सब चीजें बहुत आपके बालों के लिए अच्छी होती है। बिल्कुल। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा वो ट्रेंड ये भी हो गया कि हीट का इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। पहले एक टाइम था कि इतना नहीं होता था, हम लोग शावर लेते थे और बाल खुद ही ड्राई हो जाते थे, ज़्यादा तो उनको ड्रायर से ड्राई कर लेते थे और बस इतना काफ़ी होता था। लेकिन अब जब भी बाल धुलने हैं उसके बाद उनके ऊपर हीट लगना लाजमी हो गई है। आपने आयरनिंग करनी है या आपने ब्लो ड्राई करना है या उनको कर्ल ज़रूर करना है। ये चीज़ें अब लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में भी बहुत कॉमन हो गई है कि अपने बाल आयरन कर रहे हैं। और ये चीज़ ऐसे नहीं है कि वो कभी किसी इवेंट पे जाना है तो कर रहे हैं, वीकेंड पे कर रहे हैं, जब भी बाल धुल रहे हैं उसके बाद हो रहा है। स्कूल जाने से पहले, कॉलेज जाने से पहले सुबह सुबह आयरन किए जा रहे हैं बाल। अब इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि यंग एज में आप जब ये चीज़ें शुरू कर देते हैं तो शुरू में तो शायद आपको वो डैमेज इतना पता नहीं चले, लेकिन कुछ सालों के बाद एकदम से फिर ये प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत बढ़ के सामने आ जाती हैं। वेरी ट्रू, लॉन्ग टर्म पे आपके बड़े प्रॉब्लम होता है। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि देखिए कभी कभी हम सब करते हैं, लेकिन ओकेजनल करें तो ठीक है ना, और वो भी अवॉइड ही करें। और मैं एक और चीज़ कहूँगा कि गीले बालों को ना तो कंघा करें, ना गीले बालों को बहुत बेटे रखी वो करें। तो हल्के हल्के आप तौलिया से इसको वो क्या करें, लोग बहुत तेज अपने बालों को वो करते हैं जब सुखा रहे होते हैं, वो भी अवॉइड करें। अच्छा। और आपके पास है कि आप टोंग्स हैं या आपके हेयर ड्रायर्स हैं या आपके हेयर स्ट्रेटनर्स हैं, वो चले ठीक है, फैशन में है, कभी कभी यूज कर लिया, इट्स ओके। लेकिन इसको आपने बिल्कुल सही कहा कि स्कूल कॉलेज जाने से पहले आपको क्या जरूरत है ये सब करने की। आप कोई ओकेजन पे जा रहे हैं वो भी अवॉइड करें। अगर नेचुरली आपके अच्छे हो रहे हैं तो बहुत क्या जरूरत है आपको करने की। एक तो उसमें मैंने नोट किया कि लोगों को जैसे बाल होते हैं वो उसमें खुश नहीं होते, जिनके बाल कर्ली होते हैं वो चाहते हैं स्ट्रेट हो जाए, जो चाहते हैं स्ट्रेट है वो कर्ली हो जाए, कुछ ऐसी प्रोटेक्शन नहीं होती। अगर जैसे लोग कर भी रहे हैं, लड़कियां कर भी रही हैं, तो क्या इस तरह की चीजें करनी चाहिए? उनको प्रोटेक्ट हम कैसे कर सकते हैं? बालों को हीट से प्रोटेक्शन कैसे मिल सकती है? उनको प्रोटेक्ट ही करें कि जिस दिन आपने ये किया उस दिन रात को आप जरूर बालों में अच्छी सी ऑयलिंग करें ताकि आपके बालों की जड़ें मजबूत हो जाएं। विटामिन जरूर खाएं उस दिन आप। अच्छा, जहाँ पे हम जुल्म कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये है कि कर्म भी किया जाए बालों के ऊपर, ऑयलिंग की जाए, अच्छा खाना दिया जाए, और उनको ऐसा प्लांट ट्रीट करें कि प्लांट है आपके ऊपर लगा हुआ है, तो प्लांट की जैसे नेचुरल निर्मा की जरूरत है, आपको बार बार बताया ना, इसको में इसमें ऑयल भी डालना होता है। वही बात है कि रूट स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर पौधा वो अच्छा निकलेगा। इसी तरह से बालों का भी रूट स्ट्रॉन्ग होगी तो बालों का हेयर टेक्सचर भी अच्छा होगा और अच्छा होगा। उसके लिए आपको अच्छा, मैंने एक और चीज भी मैं इससे एज अ डॉक्टर बताऊंगा कि स्ट्रेस का बहुत बड़ा ताल्लुक है। लोग मैंने देखा है बिला वजह की टेंशन ले लेते हैं अपने सर पे, वो भी अपने बालों पे बहुत इफेक्ट करते हैं। और वो इतनी बचकाना सी टेंशन है कि मेरे फेसबुक पे लाइक्स कम आई हैं या व्हाट्सएप पे ब्लू टिक हो गया, जवाब नहीं दिया। देखिए ये बहुत बचकाना बातें लगती हैं, और लेकिन बहुत लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा वो होती है कि कोई नींद खराब हो जाती है, रात की नींद खराब होगी। तो आई थिंक मुझे लगता है एज अ पर्सन, एज अ डॉक्टर, मुझे लगता है हम सबको थोड़ा सा रियलिस्टिक होना पड़ता है। देखिए कोरोना की वजह से पूरी दुनिया टेंशन में, ठीक है, अब हम उसका कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ अल्लाह से दुआ करते हैं सब ठीक हो जाए। और पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। आपको पता है आपका नेचर जिसमें बहुत ज्यादा हिर्स होता है या जलन कुड़न होता है, उससे भी आपके बाल बहुत इफेक्ट होते हैं और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। हेयर फॉल का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाता है अगर आप स्ट्रेस लेते हैं। बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा, जो लोग स्मोकिंग ज्यादा करते हैं उससे भी ख्याल रखें कि अपने प्रोटीन का इस्तेमाल अच्छा रखें। बिल्कुल, हाँ, डाइटिंग करना, क्योंकि हम लोग, और डाइटिंग भी ये कि अनहेल्दी डाइटिंग करते हैं, मींस कि हेल्दी डाइटिंग नहीं कर रहे होते। हमें कहीं से पता चला बस हमने वो डाइट जो है फ़ौरन से शुरू कर देनी है, देखना नहीं है कि उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। और सिर्फ वेट ही कम नहीं हो रहा था बल्कि हमारे अंदर से तवानाई भी कम हो रही होती है, जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है, स्किन ख़राब होने लगती है। अच्छा, ये बताइए कि अगर जैसे लोग जो स्मोकर्स हैं या जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल भी करते हैं, निकोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, उनके बाल जल्दी गिरना शुरू हो जाते हैं क्या? वेरी गुड पॉइंट, और एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया। मैं सबसे हाथ जोड़ के कहूंगा कि प्लीज स्मोकिंग जो करते हैं या करती हैं या अल्कोहल का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दीजिए।
इसका कोई फायदा नहीं होता है। मुझे लगता है कि बहुत सारे फायदा तो एडवर्टाइजमेंट टीवी पे भी आते हैं जो दिखा रहे होते हैं कि स्मोकिंग करके आप में बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई है, वो उल्टा है। स्मोकिंग करके आप आपको खोखला बना रहे हैं। आपको पता है दुनिया में आपको पता है कैंसर है, लंग कैंसर जो स्मोकिंग की ही वजह से होता है। तो आप ये ख्याल रखिए कि आपकी ईटिंग हैबिट सही रखिए। और देखिए मैंने जिंदगी में कभी स्मोकिंग नहीं की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है लाइफ बहुत अच्छी रही है, यू नो। तो हमें रियलिस्टिक होकर सोचना चाहिए। स्मोकिंग आप बिल्कुल कर कीजिए, और आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया है तो